रेडियो नोएडा, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 FM आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट ममता सोनी। दोस्तों, कला के सितारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कला के सितारे में हम आलोक शुक्ला जी से बात करेंगे, जो एक वरिष्ठ रंगमंच कर्मी, लेखक और एक निदेशक हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1986 में रंगमंच से की। नाटकों के अलावा वे कई धारावाहिकों एवं फिल्मों में भी अपने अभिनय की प्रतिभा दिखा चुके हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ कार्य किया और इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। आइए मिलते हैं आलोक शुक्ला जी से। आलोक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। रेडियो नोएडा के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बड़ा प्रणाम। जी आलोक जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने बहुत बेहतरीन कलाकारों के साथ काम किया और आप खुद भी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। जी शुक्रिया। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने साइंस से ग्रेजुएशन की थी। जी। तो फिर आप ये रंगमंच की तरफ कैसे आकर्षित हो गए? साइंस का ग्रेजुएशन किया था क्योंकि पिताजी चाहते थे। जी। डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो हर पिता का सपना होता है। और 2 बार प्री मेडिकल टेस्ट भी दिया। अच्छा। लेकिन फेल होने के लिए ही दिया। मतलब पास होना चाहते थे, लेकिन बिना पढ़ाई के पास तो होता नहीं आदमी। तो 2 बार दिया, दोनों बार लगा हो जाए, शायद डॉक्टर बन जाए। तो डॉक्टर वहां तो नहीं बने, लेकिन सीरियल्स में बन गए। वहां डॉक्टर बने। ऐसा था कि स्कूल एज से मैं थिएटर कर रहा हूँ। मतलब 17 साल की उम्र से 11वीं की एज से ही थिएटर करना शुरुआत कर दी थी। अच्छा। और उसके मतलब पढ़ते पढ़ते जब बोला कि करना है साइंस, तो हमने साइंस कर लेते हैं जी। पर साइंस पल्ले कभी पढ़ी नहीं। और पेपर होते थे और मैं थिएटर करने चला जाता था, ऐसा था। ओके, बहुत बढ़िया। वो तो खैर जहाँ दिलचस्पी होती है इंसान वहीं का डॉक्टर बनता है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया। आपने काफी नाटकों का मेरे ख्याल में मंचन किया है, काफी नाटक लिखे हैं, निर्देशन किया है। लगभग कितने नाटक आपने लिखे? अभी तक मैं 14 मंच नाटक लिख चुका हूँ। अच्छा। 6 रेडियो नाटक लिख चुका हूँ। अच्छा। बाकी तो कहानियां हैं, कविताएं हैं, तो 700-800 कहानियां हैं। कम से कम 22 कहानियां, कविताएं, वो कहानियां लिख चुका हूँ। 700-800 कविताएं। तो ऐसी संस्मरण है, मतलब कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। जी। लोग जी, आप जैसे कि 4 दशकों से आप जुड़े हुए हैं रंगमंच से, तो आप पहले के और आज के रंगमंच में क्या अंतर देखते हैं? मैं उसके मतलब 2 लाइन में अगर जवाब दूं तो पहले लोग नाटक के राम को देखने आते थे जी। आज नाटक के रावण को देखने आते थे। वो भी जरूरी है। नहीं, मतलब ये इतना बड़ा, मतलब कि मैंने फ्रेज बोला है। हाँ। कि इसमें बहुत कुछ निहित है। हाँ जी, हाँ जी। क्या परिवर्तन हुआ है। हाँ जी। आज हम फिल्मों ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं जी। भाव के पीछे नहीं है। नाटक भाव तत्व है जी। ठीक है, मनोरंजन के साथ भी वो समाज से, लोक रंजन से जुड़ा हुआ है जी। सिर्फ लोक रंजन नहीं है, उसके लोक के सुख दुख से, भरतमुनि नाट्यशास्त्र में कहा कि लोक के सुख दुख से समाहित होता है नाटक में। अब वो सिर्फ वो तत्व नहीं बचा है। तकनीकी और फिल्मी ग्लैमर प्रभाव बहुत हो गया है। तो उसको इन्हीं 2 शब्दों में प्रभावित मतलब कहा जा सकता है। हालांकि आशु भाई जो आशुतोष राणा जो रोल करते हैं मेरे परिचित हैं, उस समय के साथी हैं एक। तो स्टार होने के बाद आदमी परिचित ही बचता है, दोस्त नहीं बचता बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहूंगा कि परिचित है। तो उस फ्रेज में वो अच्छे अभिनेता है, लेकिन यही है कि भाव तत्व में बोला जाए क्या फर्क है, तो इसी में कि भाई पहले लोग नाटक के राम को देखने जाते थे, नाम को नहीं, और आज लोग रावण को देखने चाहते हैं जी। बिल्कुल। आप जैसा कि नाटक लिखते भी हैं जी। आपने अभिनय भी किया है, आपने उनका निर्देशन भी किया है जी। तो आप इन तीनों में क्या फर्क देखते हैं कि क्या खास है? देखिए, अभिनय तो मेरी पहली पसंद है, ठीक है। तो वो करते करते ये है कि करने लग गए कि हाँ कर रहे हैं। तो अभिनय के लिए मुझे बहुत ज्यादा कभी मेहनत करनी नहीं पड़ी। मतलब भाई ईश्वर की कृपा है कि वो बस थोड़ा सा सोचता हूँ तो वो हो जाता है। निर्देशन के लिए तो सोचना पड़ता है कि आखिर क्या, किस तरीके से वो विजुअलाइज करनी पड़ती हैं चीजें। तो वो चीजें सामने आती हैं कि उसको विजुअलाइज करके फिर कहाँ से मूवमेंट्स होगा, क्या भाव होगा, ये सारी चीजें करके तो निर्देशन में ये चीजें। तीसरी चीज क्या बोला था आपने? अभिनय, निर्देशन और हाँ जी, निर्देशन, अभिनय और लेखन। हाँ, लेखन के लिए तो ये है कि अभी और ज्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि थिएटर इतना करते करते अब सीन्स बनने लगते हैं। तो पहले कोई प्रोसेस आता है, थॉट प्रोसेस आते हैं, तो उसको लिखना अभी थोड़ा पहले से ज्यादा आसान हो गया है। उसको एक तो ये है कि आप निर्देशन में उस चित्र को आप पेंटिंग की तरह वहाँ मंच पे रखते हैं जी। और उसको आप पहले कागज में उतारते हैं जी। और उसमें फिर किरदार
अभिनय करता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि मैं तीनों ही विधाओं में जो भी है थोड़ा बहुत मैंने किया। जी, अभिनय या रंगमंच में से आप किससे पहले जुड़े और कब जुड़े? वो तो मैं 1986 में मैं सबसे पहले रीवा मध्य प्रदेश जाओ, मेरे नेटिव प्लेस है, वहाँ सबसे पहले स्कूल में ही एक डायरेक्टर मोहम्मद जैदी साहब आए थे, तो उनके साथ पहला एक छोटा सा रोल किया एक नाटक में, और लोगों को काफी अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा मुझे आज तक नहीं समझ में आया, बस अच्छा लगा तो वो अच्छा लगा, तो वो अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा, ये लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, तारीफ मिलती है और बड़ा अच्छा है, तो यही करते हैं। और फिर धीरे धीरे मजा आने लगा, वो तो कहते हैं ना मुंह में खून लग जाता है, फिर तो वो जो आनंद है वो लग गया, तो फिर लगा कि बस यही करना चाहिए, तो उससे जुड़ गए, और जुड़े रहे तो जुड़े ही रहे, मतलब ऐसा हो गया, आज तक छोड़ नहीं पा रहे। मतलब आप जैसे कि तीनों विधाओं में लिखते हैं, आप नाटक भी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, आप कविता भी लिखते हैं, तो आपको तीनों में से क्या आसान लगता है कि तीनों में से क्या आसान? सबसे पहले मेरे जहन में कविता आती। हाँ जी। कि कोई इंसिडेंट, घटना, कोई सोशल कॉज होते हैं, तो सबसे पहले उसको कुछ लाइनें फूटती हैं जी, और फिर लगता है कि नहीं इसमें कुछ चीजें आगे जा सकती हैं, तो फिर वो कहानी या फिर कहानी शक्ल लेती है, लगता नहीं कहानी में चीज शायद मैं कह नहीं पाऊंगा। हाँ जी। बस तो फिर लगता है कि ना चलो नाटक लिख लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट विषय मुझे लगता है किस तरीके से प्रभावित रूप से अगर वो चीज मैं अपनी कविता में कह पाया, मैं प्रेम की कविताएं बहुत ज्यादा या ना के बराबर ही लिखता हूँ। अच्छा। बहुत थोड़ी लिखी होंगी। हाँ, सोशल कॉज में, समस्याओं में, अत्याचार में, रेप में, ये भ्रष्टाचार में जो होती है वो चीजें मुझे बहुत पीड़ित कर, मतलब एक्चुअली मैं सच कहूँ, ये लोग बड़बोला कहेंगे, मैं अंदर से एक सच्चा रंगकर्मी हूँ। मेरे अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की बहुत मतलब की एक आवाज उठती है, वो आवाज मंच पे होती है, कागज पे होती है, कविता पे होती है, कहानी पे होती है, नाटक पे होती है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लोग जी, आपने नाटकों के साथ साथ कई धारावाहिकों में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि मंच या पर्दे के अभिनय में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, जो लोग समझते नहीं। हाँ जी। लोग जानते भी नहीं। अच्छा। चूंकि मैंने काम किया है तो शुरुआत में मुझे भी लगा कि मतलब कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन मंच में तो आप लाइव मीडिया है, आप गए, परफॉर्म कर दिया, आपने 10-15 दिन रिहर्सल किया, परफॉर्म कर दिया, और वन गो में आप अपना परफॉर्म करके निकल आए। वहाँ इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे भी कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब ऑडियंस आपसे मिल सकती है, आप ऑडियंस से मिल सकते हैं। लेकिन फिल्म या सिनेमा ये रिकॉर्डेड मीडिया है, वो आपको रिकॉर्ड करती है, और कई अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करती है। एक ही टेक में आप जब डायलॉग बोलते हैं तो आपको देखने वालों को लगता है वो एक टेक में नहीं होता है। वो क्लोज जब बोला जाता है तो उसके डायलॉग क्लोज होगा, या ओटीएस ओवर द शोल्डर होगा, या वाइड शॉट होगा, मिड शॉट होगा, मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होंगे। तो आप अगर थिएटर से गए हैं तो आपको तो वन गो करने की आदत है। अब फिल्मों में ऐसा नहीं होता कि वन गो आप करते हैं, कट 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 करके, तो यानी कि वो आपका अभिनय हो गया, कट गया, तकनीकी जुड़ गई, क्योंकि लाइव से रिकॉर्डिंग में पहुंचे तो तकनीक जुड़ गई, वो तकनीकी अभिनय है। और ये आपका जिंदा अभिनय है, आपने यहाँ पर किया, सामने सारी चीजें हो गई, आप कुछ वहां एक बार हो गई तो आप सुधार भी कर सकते हैं, मंच पे कोई सुधार नहीं कर सकते, आपने किया तो आपको वहां परफॉर्म करना है। तो ये दोनों मीडियम जो है, फिल्म, सीरियल और नाटक, उनके अभिनय में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग समझते नहीं है, बेसिकली समझते नहीं है, और उस मोह में चले जाते हैं। थिएटर वाला होता है कि जब थिएटर से निकलता है तो उसे लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और उससे भी ज्यादा वो होता है मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल तूफान है और बॉम्बे को फाड़ दूंगा, और वहां जाके फट जाता है, वहां जाके फट जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। तकनीकी धीरे धीरे सीख कर आती है। कोई आप तकनीक सीखना चाहते हैं तो एकदम से नहीं आती है। अच्छा, थिएटर का एक्टर सीखना नहीं चाहता, कुछ लगता है आई एम द किंग, तो गड़बड़ हो जाती है चीज। ऐसा है नहीं, आप वहां अगर वो छोटा बन के जाएंगे, सीखने के लिए जाएंगे तो जल्दी सर्वाइव करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि नाटक बिना किए हुए नाटक किए हुए आदमी एक सक्सेस हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो ग्रेविएशंस नहीं होते हैं, उसको समझ नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। बहुत बड़ा एक्टर करके बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैं नाम लेके उनको मतलब जलील नहीं करूंगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, और जो अभी बड़े एक्टर उनको ही मैंने जर्नी देखी है। 1996 से 2010 तक मैं बॉम्बे में रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों की जर्नी देखी है, बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ जो असफल हो गए, सफल हो गए। मैंने तो लाइन चेंज कर दी, तो मैं आ गया कि चलो ठीक है, मेरा बहुत काम हो गया, मैं अब बहुत हो गया, मैंने जी लिया जितना जीना था। मैंने शाहरुख खान के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ पहली में किया, तो मुझे लगा हो गया, कर लिया, जो करने आए थे वो अब ठीक है, चलो तो लिखते पढ़ते हैं, ऐसा हो गया। तो मैं जब देखा कि 10,000 हो गए तो स्विच ऑन कर देता हूँ, चलो दूसरी फील्ड में चलते हैं। उसमें रहकर बैठकर कई लोग सुसाइड करते हैं, जो स्विच नहीं कर पाते हैं सुसाइड
डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको जीवन स्विच करना भी आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो फर्क बहुत है और प्रैक्टिकल होना चाहिए, सीधी सी बात। तो शाहरुख खान और अमिताभ जी के अलावा भी आपने कुछ लोगों के साथ, ऐसे कुछ लोगों के साथ काम किया? आशुतोष के साथ तो किया ही है, कुमुद मिश्रा, आशुतोष है जो परिचित है, मैंने बताया भी, स्वाभिमान में उनके साथ काम किया था। और अमोल पालेकर जी के साथ सीरियल में काम की भी है, असिस्ट भी किया उनको। कृष्ण कली एक आता था, कोलकाता गया था उनके साथ में। अच्छा। और शाहरुख खान साहब के साथ 20 दिन काम किया पहली फिल्म में। डरना जरूरी है एक फिल्म थी, उसमें कई सारे एक्टर्स आए थे, उसमें काम किया। बोम्बे निरानी है, बच्चन साहब के साथ 2-3 दिन करने का मौका मिला और मैंने देखा कि क्या उनका ऑरा है और कैसे लोग मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा अनुभव ही मिला और काम करने का भी अनुभव मिला, दोनों चीजें हो गई। आलोक जी, आपने ग्रेजुएशन साइंस से की, फिर आप रंगमंच से जुड़े, फिर आप धारावाहिक एवं फिल्मों से जुड़े, फिर आप पत्रकारिता से कैसे जुड़ गए? क्या उन सब से आपका मन नहीं भरा था? रिसर्च कर लिया आपने काफी सारा। हुआ ये है कि एक्चुअली क्या है कि नाटक से घर नहीं चलता। हाँ जी। तो जब नाटक से घर नहीं चलता तो अब नाटक हम छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए फिर ये हुआ क्या किया जाए, तो फिर लगा कि यार पत्रकारिता ठीक है। तो जर्नलिज्म प्रिंट से उसी समय 90 में प्रिंट में शुरू कर, रेडियो में हालांकि शुरुआत की थी, रेडियो में थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। कभी रेडियो ने नाटक लिख लिया तो 1200 मिलते थे, या झलकी लिखी तो 500-600 मिल जाते थे, कविताओं में मिल जाते थे, कभी 350। इससे तो जीवन चलता नहीं था। और नाटकों के शो में भी ऐसा कुछ बहुत भारी पैसा तो होता नहीं। तो ये हुआ कि जर्नलिज्म में शुरुआत में पैसे नहीं मिले, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि भाई यहाँ कुछ नाटक में कम मिल रहे हैं, तो भरपाई उसकी जर्नलिज्म से करने के लिए जर्नलिज्म से जुड़ गए। हाँ। और अभी भी मतलब कि थिएटर एक तरफ चलता है तो जर्नलिज्म भी एक तरफ चलता है, तो किचन का भी इंतजाम हो जाता है और आत्मा का इंतजाम भी हो जाता है। जो अंदर एक बैठा हुआ है एक विद्रोही युवक, हाँ, वो बैठा ही रहेगा। तो एक पैशन, एक प्रोफेशन। हाँ, तो वो दोनों चीजें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चल सके। ऐसा हाँ जी। आलोक जी, मैं जब आपसे मिली थी तो शायद आप उस समय GBS पैरालिसिस से ग्रसित थे। ये एक ऐसी बीमारी है, मैं मेडिकल फील्ड में, मुझे मालूम है कि इस बीमारी में आदमी अपना हौसला खो देता है, लेकिन मैं आपकी दाद देती हूँ कि उस समय भी आपने अपने जज्बे को बना के रखा, आपने किताबें लिखी, आप बैठे नहीं। आप अगर चल नहीं पा रहे थे लेकिन आपने हाथों को चलाया और अच्छी बेहतरीन किताबें लिखी, जिसमें से मैंने एक किताब आपकी ख्वाबों के साथ रंग पढ़ी है। फाइनेंस की आपने? नहीं, वो फाइनेंस की बात नहीं है। एक तो मतलब एक कलाकार का तो हमारे ये एक तोहफा था, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद जब आपने वापसी की रंगमंच पे, तो आपको उसमें कठिनाई नहीं हुई? क्योंकि किताबें लिखते हुए तो इंसान बैठकर लिख सकता है, लेकिन रंगमंच के लिए तो उसका जज्बा बहुत ज्यादा बिहार जाता है। और ये बीमारी मेरे साथ वरदान भी है, श्राप भी है कि मतलब अजीब सा ये, मतलब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है और समझ नहीं पाता क्या मैं रिएक्ट करूँ। क्योंकि मैं 2 साल बिस्तर में, टट्टी पेशाब बिस्तर में कर रहा था, फिर साल भर घिसकते चल रहा था। उसके बाद फिर किस तरीके से मैं 3.5-4 साल बाद जो है तो इस काबिल हुआ कि मैं अकेले आ सकता हूँ। मेरी बीमारी GBS में आमसम वेरिएंट है और मैं एम्स के डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि इस बीमारी में लोग अकेले नहीं चल पाते, कहीं जा नहीं पाते। बिल्कुल। तो ये लगा कि भाई शायद है बस तो ये मतलब तो बीमारी जो उसने मतलब कि, लेकिन इसने मेरी वाइफ ने बड़े सपोर्ट किया। आप जैसे लोग शुभचिंतकों ने बहुत सपोर्ट किया। उस समय जब कहता लगा कि मैं बचूंगा नहीं, किसी को नहीं लगा, मुझे भी लगा शायद बचूंगा नहीं। 6 महीने 6-7 महीने लगा कि मर गया मैं। इवन मेरी बच्ची 2.5 साल की थी, आज 6 साल की हो गई। 2.5 साल की बच्ची से गोदी में लेता था, गोदी नहीं ले सकता था। वो बोलती थी कि बाबा मर गए क्या। आलोक जी, ऐसे दिन आते हैं इंसान के, लेकिन उसमें से निकल जाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझाते थे बेटा नहीं है अभी, मतलब मूवमेंट्स नहीं हो रहा पापा के। हाँ जी। फिर लोगों ने बहुत दुआएं दी, बहुत शुभकामनाएं दी और बहुत आर्थिक मदद भी की। बॉलीवुड के, नाटक के, जर्नलिज्म के लोगों ने लाखों रुपए मुझे दिए बीमारी इलाज के लिए और घर चलाने के लिए, क्योंकि उस समय तो कोरोना था। कोरोना के बाद फिर ये सारी चीजें हुई, जून 2020 में हुआ था। और उसके बाद ये चीजें चलते ये लगा कि अब मेरा सब किया धारा चला जाएगा, शायद मेरे साथ मर जाऊंगा मैं। तो मुझे लगा नहीं, ऐसे तो संभव, ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने जो नाटक लिखे हुए थे, जो थोड़े से थे, तो बच्चों की मदद से, वाइफ की मदद से थोड़ा सा उसको करके पांडुलिपि बनवाई। फिर सुशील जी को मैं भेजा, प्रताप से बात हुई और फिर धीरे धीरे वो उसने 6 महीने में जो शेप लिया, वो शेप सिर्फ किताब नहीं ले रही थी, मैं भी ले रहा था। मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी आकार ले रहा था। तो मतलब जैसे जैसे किताब आई, 14 सितंबर
सितंबर 2021 में उसका विमोचन हुआ। संदीप मारवा, प्रताप सहगल, आप सब लोग थे और उस विमोचन ने मुझे, मतलब मैं ही जानता हूँ, अभी ये रसरंग मैगजीन आ रही है NSD की जो आती है, उसमें पूरा डिटेल मैंने दिया है, सबके नाम के साथ दिया है। उसमें आर्टिकल आ रहा है कि रंगमंच ने मुझे जिंदा किया, ऐसे करके उसमें पूरा आर्टिकल एक 4-5 पेज का 6 पेज का आएगा उसमें। तो उसमें लिखा हुआ सारी डिटेल की इसने यहाँ जब किताब में लिखा कि इसके बाद ये किताब आई तो मुझे बहुत साहस मिला जी। और उसके बाद फिर दूसरी किताब, फिर मैं संस्मरण थे जो मेरे बॉलीवुड के थिएटर के, उन संस्मरण को लिखना मतलब राइट किया। अच्छा। और उसके बाद धीरे अंगूठा पर चलता था, अभी पूरी उंगलियां मेरी नहीं, मुट्ठी नहीं बनती है और सीढ़ी चलने में थोड़ी दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है तो धीरे धीरे अभी ये तो ये किया, फिर और लिखने लगा। इसके बाद लगा कि ये घर पे हो रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि घर पे बैठने से हो जाता है, तो उसने मुझे साहस तो दिया। चलने का साहस अभी नहीं हो रहा था उस तरीके से, मैं चल सकूं जमीन पर। तो प्रताप जी मेरे एक मित्र थे, वो मुझे ले जाते थे थिएटर दिखाने के लिए, करने के लिए। फिर ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि यार ये तो मूवमेंट्स मेरे बिल्कुल एकदम से स्टैटिक हो गए, उतरना चढ़ना नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा। तो फिर उसी समय जो है तो संगीत नाटक अकादमी ने मुझे नाटक की प्ले राइट वर्कशॉप राउरकेला भेजा। अच्छा। वो पहला था 3.5 साल बाद, जो कि मैं मना कर दिया था। मैंने उसके बाद बोला, फिर मुझे लगा मेरे अंदर की मतलब इंसान ने कहा अगर ये मना कर दिया तो जिंदगी को ना कर दूंगा। अकेले मैं पता नहीं किस तरीके से गया, कौन सी ईश्वरीय ताकत थी कि मैं अकेले राउरकेला गया। अच्छा। और कैसे उतरा, मैंने उनको बोला था कि स्टेशन पे मैं एयरपोर्ट से नहीं जाऊंगा, बहुत चलना फिरना, 2 फ्लाइट बदलनी पड़ेंगी, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी राउरकेला के लिए। तो कैसे मुझे नहीं मालूम कैसे गया, लेकिन उसने, मैं मतलब चला गया घिसटते हुए, कैसे भी करके, कहाँ भी बैठा उतरा, वहां गया। 3 दिन जब वापस आया तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ। तो साहित्य अकादमी का जो है फंक्शन होता है, वो उनसे मैंने बात की, गया मैं, तो बोला अच्छा। नाटक कर लेंगे, मैंने कहा कर लूंगा। तो फिर पिछले साल 22 जनवरी को पहला नाटक उसके साथ मेरा ही लिखा हुआ निर्देशित किया नाटक अभिनय भी किया, उसमें मान्या लड़के थी। बाद में कई सारे सोच किए, उसके बाद फिर लगातार जो है अच्छा आश्चर्य हो गया, मंच पे मैं दौड़ भी लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे, ईश्वर ही जानता है मंच पे कैसे मैं स्पीड में चल लेता हूँ। अभी मैं नॉर्मल देखेंगे स्पीड में नहीं चल सकता हूँ, वहां मैं स्पीड से चल लेता हूँ, कैसे कर लेता हूँ मुझे नहीं मालूम। वो शायद वहां की ताकत है, उस नट देवता की ताकत है कि वहां से मैं, तो उससे मूवमेंट्स मेरे थोड़े और खुले। जब खुले तो मुझे लगा कि अब यही इसको थोड़ा सा करना चाहिए। तो कठिनाई थी, लेकिन दर्द मतलब कि एक समय दर समय कठिनाई जो है क्रॉस करते हुए मन से वापसी हो गई। तो पिछले साल मैंने पोर्ट ब्लेयर भी गया, बॉम्बे में बहुत सारे सोच किए, यहाँ दिल्ली में सोच किए, सहारनपुर गया, मतलब कि जहाँ टीम पे तब जो लोग गए तो गया, उसने मेरे मूवमेंट्स को खोलने में बहुत मदद की। सुनील चौहान थे जिनके थिएटर करता रहा, इनके साथ में लोगों ने बहुत मदद की। आप लोगों ने जैसे मदद की उस तरीके से उन्होंने मदद की और मुझे हौसला दिया। उस हौसले को ये है कि मैंने छोड़ा नहीं, पकड़े रखा कि चलो भाई चलना है आगे, ऐसे करके तो बस चल रहा है जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत हिम्मत दिखाई आपने, सच में बहुत मुश्किल होता है, वरना इंसान हार जाता है हालातों से। बस सबकी मदद, सबकी दुआएं हैं कि उसने मुझे साहस दिया, और ये है कि साहस को छोड़ा नहीं, बस इतनी सी बात है। इतना मेरा है कि मैं साहस को छोड़ा नहीं। ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो उन्होंने बीमारी दी है तो मदद भी उन्होंने, बस वही मैंने कहा, अभिशाप भी है तो मतलब कि मेरे लिए वरदान भी है कि उसने मुझे उठाया, एक नया, और अपने पराये की परख हुई और नया इंसान पैदा किया, नई ताकत वाला, एक नई एनर्जी वाला, अलग तरीके से कि चलो अब चलना। तो आप इस अनुभव को क्या मानते हैं, और ये अनुभव आपका अच्छा था या बुरा, और इसके अलावा आपके कोई और अनुभव अच्छे या बुरे जिंदगी के रहे हो? सब कुछ अच्छा है मुझे लगता है। हाँ जी। बुरे अनुभव तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बुरे अनुभव की अगर चर्चा करेंगे तो वो जो बुरे लोग होंगे उनको और ज्यादा जय होगी। गुरु नानक देव की एक कथा है कि जब बुरे लोग मिले उनको पहले गाँव में, तो उन्होंने बोला तुम यही फलो फूलो, और जब अच्छे लोग अगले गाँव में मिले तो उनको बोला कि तुम लोग बिखर जाओ। तो उनके सहयोगी ने बोला ये क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं? बोले बेटा बुरे लोग यहीं पले पुले तो ज्यादा अच्छा फैल जाएंगे तो दुनिया का विस्तार होगा। तो बहुत सारे सबके साथ बुरे इंसिडेंट होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बुरे इंसिडेंट को भूल जाना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। और बाकी ये है कि बीमारी भी मेरे लिए बुरा नहीं था, बिल्कुल बुरा नहीं था। उसने मुझे एक नए इंसान के रूप में पुनर्जन्म दिया, तो बीमारी भी मेरे लिए अच्छी ही थी एक लिहाज से। तो अदरवाइज तो जीवन तो चल ही रहा था। अब इसमें एक नया एक जज्बा आ गया
कि अब कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो इसने मुझे लेखक भी बना दिया वापस अच्छे से, मतलब किताबें आ गई तो अच्छा है एक हिसाब से, एक रास्ता, बीमारी भी अच्छी बात है। हाँ जी। तो एक सवाल मैं जो कि हर लेखक से पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का क्या नाटकों पे, धारावाहिकों पे भी कोई प्रभाव पड़ा है, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया से इन चीजों को हानि पहुंची है? सोशल मीडिया भी अभिशाप और वरदान दोनों ही है। हाँ जी। इसने हमें मतलब कि एक माध्यम दिया है एक दूसरे से मिलने का, लेकिन इसके जो जैसे बैड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो बुरे प्रभाव, अब ज्यादा बुरे प्रभाव सामने आ रहे हैं कि हमको पूरी तरह से काट दिया है और नेचुरली उसका प्रभाव पड़ रहा है, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और उसने हमको बिल्कुल मतलब कि एक छोटी सी चीज होती है और पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती है। एक छोटा सा बयान होता है और लोग बग लड़ने मरने लग जाते हैं। अच्छा था कि हमारे पास हम सूचना के ऐसे तंत्र नहीं थे, तो कम से कम हम अपनी जिंदगी अपने घर अपने शहर में जी तो रहे थे। अब हम इतना सूचनाओं का अतिरेक है, सोशल मीडिया जिसमें जुड़ा हुआ है, मतलब आप 4 लाइक नहीं आते हैं तो हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, उसने कमेंट्स नहीं किया ये तो भी टेंशन है, अजीब सी बात है। उसने लाइक नहीं किया, उसने कमेंट नहीं किया, इसमें ही डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग बाग, रील्स के पीछे पगलाए हुए हैं। नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, उसके फॉलोअर्स मेरे फॉलोअर्स से ज्यादा कैसे? हाँ, मतलब ये आपके जीवन में क्या असर डालने वाला है? क्या आपकी जाति जिंदगी में क्या असर डालने वाला है? हाँ जी, कुछ नहीं असर डालने वाला, बनस्पत इसके कि आप मानसिक रूप से परेशान हो, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब पहले मैं भी इस लिप्त था, अब तो क्या है कि मैं डाल दिया, खत्म जी, बिल्कुल। जिसको करना हो करो, नहीं करना नहीं करो। मैंने अपनी एक सूचना दे दी, मेरा एक परिवार है, एक सोशल मीडिया का परिवार, मैंने उसमें सूचना दे दी, जिसको ग्रहण करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। मतलब मैं दूसरा वर्ड नहीं बोलूंगा कि ठीक है, क्या अर्थ है उस चीज का। इसने लेकिन नुकसान ज्यादा किया, सामाजिक मानसिक तनाव भी दिया है, सामाजिक रूप से हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है सोशल मीडिया ने। फैक्ट ये है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा यूज तो नहीं हो रहा। हाँ, उसमें कहानी तो नहीं पढ़ रहे होते, मिसयूज ज्यादा हो रहा है, ये है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप क्या कंट्रोल करेंगे उनको आज के डेट में? जी, तो है, तकलीफ दे है ऐसा। तो आलोक जी, बहुत से ऐसे बच्चे आपको सुन रहे होंगे जो कि अभिनय में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कुछ नहीं। सागर सरहदी साहब के साथ काम किया, अभी तनवीर साहब के साथ काम किया मैंने, बड़े बड़े सागर सरहदी के एक कोट बाजार और सिलसिला चांदनी फिल्मों से जुड़े हुए। उनसे एक बार ऐसे मैंने यही मतलब ऐसी बातचीत करा, तो बोले लेखों कुछ कहना चाहेंगे? बोले कुछ नहीं है। बोले हमने कहा क्या? बोले क्या कहना चाहेंगे, सब तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कौन किसकी सुनता है जी, यहाँ कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, उनको ये है कि मेरा अपना मानना है कि अगर अभिनय करना चाहते हैं जी, तो थिएटर बहुत ज्यादा मत करिए। ये कुछ डायरेक्टर मुझे मारेंगे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, थिएटर इसलिए ज्यादा मत करिए। अगर आपको फिल्मों और सीरियल में ही काम करना है, हाँ जी, तो मत करिए ज्यादा थिएटर, क्योंकि ज्यादा थिएटर करेंगे तो फिर वहां आपके लिए स्ट्रगल करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तब आपके अंदर एक ग्रंथि आ जाएगी कि यस आई एम द गॉड। तो वो उससे आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, फिर आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, संघर्ष बड़ी मुश्किल हो जाएगी और आप मतलब कि वहां ढाल पाएंगे, टेक्निक को सीखने में आपको तकलीफ होगी। तो नया बच्चा अगर करना चाहता है, तो अगर उसको लगता है कि भाई सीख लूं कुछ थोड़ा सा, तो सीख लो, ठीक है, तुम ट्रेनिंग ले लो, थोड़ा सा में लगता है तो फिर चले ही जाओ, फिर थोड़ा सा कर लो नाटक, लेकिन उसी में घुसे मत रहो। जाना है स्ट्रगल तुम्हें करना है फिल्मों में, और डायरेक्टर का समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ जी, बिल्कुल। तो 2-4 नाटक कर लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं जरूरत है, मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, तो प्लीज आप डायरेक्ट बॉम्बे ही जाएं, सीरियल फिल्मों में जाएं, ना यहाँ समय बर्बाद करें, ना डायरेक्टर का, ना उस संस्था का समय बर्बाद करें, ना अपना समय बर्बाद करें। थोड़ा बहुत सीखना है, सीख लीजिए, जाएं। लेकिन अगर वहाँ कामयाबी ना मिले तो क्या दोबारा नाटकों में वो आ सकते हैं? फिर तो बड़ा लंबा मतलब कि प्रोसेस हो गया। फिर तो अगर आपको नहीं कामयाबी मिली तो आप सोचिए क्यों नहीं मिली। अगर आपको लगता है एक्टिंग नहीं है तो फिर एक्टिंग सीख लीजिए, ठीक है, एक्टिंग आती है तो वहाँ करिए आप। और अगर नहीं आती तो नेचुरली पहले बोला 1-2 नाटक कर लीजिए। आप पहले अपने आप का आकलन कीजिए कि आपको क्या आ रहा है। आपको लगता है नहीं आ रहा है तो प्लीज आप 1-2 नाटक कर लीजिए, फिर आकलन कर लीजिए आप। आपको लगता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ तो आप चले जाइए। मौके का इंतजार मत कीजिए, मौके को आपको लेना पड़ेगा जी। आप इंडस्ट्री में आपको मौका जो है ऐसे नहीं यहाँ बैठे हुए नहीं मिल जाएगा जी। आपको जाना पड़ेगा, उस दरवाजे तक जाना पड़ेगा जी। आप वहाँ दरवाजे पे जाइए, स्ट्रगल कीजिए। और अगर मान लीजिए कि आप 2 साल 4 साल कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो प्लीज स्विच ऑन यार,
स्विच कर लीजिए अपने आप को, राइटिंग में स्विच कर दीजिए, डबिंग में स्विच कर दीजिए, डायरेक्शन में स्विच कर लीजिए अपने आप को। एक बच्चा आशीष श्रीवास्तव है, अब तो बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया, वो 35,000 पर डे कमा रहा है पर एपिसोड का। तो मेरे साथ विले पार्ले मेरे साथ रहता था, वो इलाहाबाद से आया था, अभी तो आज के डेट में बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तो ऐसे मैंने बोला, मुझसे पूछा क्या भाई साहब क्या करें दादा बताइए। तो मैंने कहा तुम एक्टिंग में तो फर्स्ट मिलेगा नहीं, लुक वगैरह है नहीं, तुम उस तरीके से क्योंकि वो डायरेक्शन करो, डायरेक्शन करते हुए तुम कास्टिंग में कुछ जाओ, कास्टिंग करते अपने कास्ट कर लो। उसने उसके बाद जब डायरेक्शन में घुसा तो उसके बाद कास्ट नहीं किया उसने आपको, आज वो बड़ा डायरेक्टर है। तो आपकी काबिलियत पता नहीं कहाँ जा रही है, तो आप स्विच करना भी सीखना चाहिए। एक्टर्स को मेरी यही सलाह है कि मरिए मत, उसमें मर मत जाइए, आप जिंदा करने के लिए अपने आप को गए हैं, अपने आप की अपने को सिद्ध करने के लिए गए हैं, तो मर के तो सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नाटक में मैंने चिप्स लिखा है, आत्महत्या उसी पर लिखा हुआ है। अच्छा। कि जाइए आप जो है तो मूव करिए, दूसरे उसमें चले जाइए, मूव करिए। जरूरी नहीं है कि एक्टिंग भर से आपका पेट चल रहा है तो आप दूसरी चीजें करते रहिए और लगता है कि वहां सक्सेस मिले तो वहां चले जाइए। आपको सिर्फ सिद्ध करना है ना अपने आप को जी। और नहीं मिल रहा है नाटक एक्टिंग में तो स्विच कर लीजिए। सबसे बेस्ट सलाह है कि अदरवाइज अपने आप को परेशान न करें। घर में रोटी है, घर में रोटी करें, नौकरी करें वहाँ। सर आपसे बातें करके वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करें, सीमा है समय की भी। तो अब जाते जाते हमने आपके नाटक तो पढ़े, लेकिन अब जाते जाते आप अपनी कोई कविता सुनाना चाहें तो। अरे मुझे याद आनी चाहिए इस पल एक मैं उसकी कविता भी है और मेरे नाटक की जो है वो लाइनें भी हैं। ख्वाब नाटक है मेरा, अभी 6 तारीख को यहाँ नोएडा में। अच्छा। अब मैंने उस तैयारी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जी। जो निज है उसको कैसे समझाऊं, जो निज है उसको कैसे समझाऊं, और अगर निज है तो क्यों समझाऊं। बहुत बढ़िया। और अगर निज है तो क्यों समझाऊं, कैसे मैं अश्कों को पीता हूँ, वाह, कैसे मैं अश्कों को पीता हूँ, नम आँखों को रखे सिरहानी, नम आँखों को रखे सिरहानी, सुन गली के अंधियारे बहुत बढ़िया, रोता जाता हूँ, सुन गली के अंधियारे रोता जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जैसे आपके नाटकों में आगे डायलॉग भी था तो आ रहा था, तो मैंने चूंकि समय आपका खत्म हो रहा है तो मैंने उसको लिया नहीं। ये नाटक में ही गीत लिखा है, नाटक में आगे वो डायलॉग है पूरा। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ममता जी का थैंक यू, पूरी टीम का थैंक यू, और नोएडा जो एफएम में जो यहाँ बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में, तो बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है, बात करके बड़ा अच्छा लगा। और दर्शकों आप भी एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार जी। तो दोस्तों ये थे आलोक शुक्ला जी, जो एक रंगमंच कर्मी, लेखक और एक निर्देशक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके जीवन के संघर्षों से कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। इंसान को कभी भी अपना जज्बा नहीं खोना चाहिए, अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। बस वो थोड़ा सा पल होता है, अगर वो गुजर जाए ना तो उसके बाद इंसान अपनी सफलताओं को छूने लगता है। इसी तरह हम फिर किसी अन्य सितारे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक ममता सोनी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।